Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये चैनल एक एजुकेशनल एंड एक इन्फॉर्मेटिव चैनल है, और अगर आप लोगों को नहीं पता और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए सोशल साइंस एंड क्लास 11th एंड 12th के लिए, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत हेल्पफुल चैनल होने वाला है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो अभी हमने जो इससे पहले 10th क्लास का चैप्टर किया था पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस वाले बुक का। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 लेकर आई हूं, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हम इस चैप्टर में यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आज जो है इस चैप्टर की पहली वीडियो है, यानी कि आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद इसी तरीके से पार्ट 1 एंड 2 में या 3 तक इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो जैसे बाकी हुए हैं वैसे उसी तरीके से ये भी कंप्लीट होगा। तो आज हम पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 1 में हम यूनाइटेड नेशन के बारे में देखेंगे, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है, और सबसे बड़ी बात वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो अच्छा और बढ़िया मिलेगा, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो चैप्टर 4 है बेटा आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस का, ये जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय संगठन है, या इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में उन संगठनों के बारे में या उस संगठन के बारे में बात करेंगे जिसको बनाने का उद्देश्य ये था कि विश्व में शांति बनी रहे। आपको पता है कि कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसी संस्था कुछ नहीं है या ग्रुप नहीं है जिसको बिना किसी एक ऐसे हेड के बिना संभाला जाए, है ना, जो उसको ऑपरेट करता हो, जो उसका ध्यान रखता हो, है ना। अगर आपके घर की बात करें तो आपके घर में भी एक मुखिया होता है, जो आपका घर को में सारे डिसीजंस लेता है। कोई प्रॉब्लम हो जाए उनको कैसे सुलझाना है, कॉन्फ्लिक्ट से कैसे निकलना है, ये सब कुछ देखते हैं। ठीक है, वो आपके पापा हो सकते हैं, वो आपकी मम्मी हो सकती हैं, दादा दादी हो सकते हैं। यानी कि जब हम एक छोटे सी फैमिली को भी बिना किसी हेड के, बिना किसी मुखिया के नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है, हमें मीडिएटर की नीड है फैमिली में भी, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक इतने बड़े मतलब विश्व को चलाने के लिए, जिसमें इतने सारे देश हैं, हमें किसी एक संगठन की या किसी ग्रुप की जरूरत होती होगी, जो सबको देखे, जो सारे डिसीजंस ले, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको सुलझाए। ठीक है, तो जब ऐसा महसूस हुआ तो हमने फिर बात करी या हमने बनाया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, है ना, क्या जरूरत थी हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने की। ठीक है, ऐसे संगठन जो विश्व के सभी देशों का रिप्रेजेंटेशन करे, ऐसा संगठन बनाने की हमें नीड कब महसूस हुई, क्यों महसूस हुई हमें। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए। ठीक है, आप अपने घर से ही बस इस चीज को देखो, घर से रिलेट करके देखो इसको, कि आपके घर में आपके मम्मी या पापा को हेड होने की जरूरत क्यों है, कि कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको सुलझाएं, बच्चों में कोई युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, उसको सुलझाना है, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग बना रहे, मिलजुल कर काम करें, जिससे कि काम बहुत इजीली और आसानी से हो जाए, है ना। और अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ भी है, तो उसको हम मिलजुल कर सुलझा भी लें। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता, अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसीलिए बनाए गए। तो सबसे पहला क्या है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए, विश्व स्तर पर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। वो समस्या महामारी हो सकती है, वो जलवायु परिवर्तन हो सकता है, आतंकवाद हो सकता है, गरीबी हो सकती है, या कोई वैश्विक रूप में युद्ध चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए, उन समस्याओं से निपटने के लिए हमें किसी संगठन की नीड पड़ती है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहली चीज के वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए, और वो वैश्विक समस्याएं कोई महामारी हो सकती है, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, गरीबी, इन सारी चुनौतियों से कोई भी देश अकेला नहीं निपट सकता। ठीक है, अब देखो कोई बीमारी है, या फिर जैसे ग्लोबल वार्मिंग अगर हम ले लें, तो वो किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो पूरे विश्व की प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी सारे देश मिलकर ही करेंगे, और किसी एक देश के करने से कोई फायदा पड़ेगा भी नहीं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ना हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में प्रॉब्लम आ रही है, छेद हो गया है। ठीक है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स है क्योंकि ये कोई एक देश नहीं सुलझा सकता। अगर एक देश अपने यहाँ से पॉल्यूशन कम भी कर लेगा तो क्या, वो एटमॉस्फेयर तो सेम ही है ना कहीं से वो चीजें आएंगी ही हमारे देश में भी। ठीक है, तो इसीलिए वैश्विक मुद्दे हैं। तो वैश्विक मुद्दों को सुलझाने के लिए किसी ऐसे संगठन की जरूरत है जो पूरे विश्व का रिप्रेजेंटेशन करता हो। तो सबसे पहला क्या, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। दूसरा है युद्धों की रोकथाम के लिए। आपको पता है कि इससे पहले अंतरराष्ट्रीय संगठन के
बनने से पहले 2 विश्व युद्ध हमारे हुए हैं। एक 1914 से 18 में चला था प्रथम विश्व युद्ध, और दूसरा 1939 यानी कि 1939 से 1945 तक आपके क्या चला था, दूसरा विश्व युद्ध चला था। ठीक है, इन 2 विश्व युद्धों के बाद हमें लगा कि भाई हमें किसी संगठन की जरूरत है जो लड़ाइयों को सुलझाए। अगर ऐसा ही चलता रहा, लड़ाई कोई सुलझाएगा ही नहीं, तो हम लोग तो भाई लड़ लड़ के मर जाएंगे। ठीक है, और ऐसे लड़ लड़ के मर जाएंगे तो फिर और कोई लड़ाई या युद्ध होता है तो उससे किसी एक देश को या कुछ लोगों को क्षति नहीं पहुंचती, उससे सबको क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो इसीलिए युद्धों की रोकथाम के लिए, मतभेदों को सुलझाने के लिए हमें किसकी जरूरत थी, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत थी। ठीक है, तो युद्धों की रोकथाम, राष्ट्रों के बीच मतभेद और सीमाओं के विवादों को सैन्य संघर्ष के बजाय हमें कूटनीति से सुलझाना, बातचीत से सुलझाना, नीतियां बनाकर सुलझाना, है ना, इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नीड थी। ठीक है, नहीं तो हम तो लड़ते ही रहते, फिर तीसरा विश्व युद्ध होता, चौथा विश्व युद्ध होता, और पता नहीं कब पूरा विश्व ही खत्म हो जाता और विश्व युद्ध ही मतलब युद्ध रह जाता, लोग मर जाते। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करा, हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नीड हमें महसूस हुई और हमने उसे बनाया। ठीक है, तो उसके बाद सहयोग और विकास के लिए, ठीक है, सदस्य देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और मानवीय सहायता को सुगम बनाना। ठीक है, सदस्यों के देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक, सदस्य देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और मानवीय सहायता को सुगम बनाना। जो सदस्य देश हैं उनके बीच में व्यापारिक संबंध बने रहे, आर्थिक संबंध बने रहे, वैज्ञानिक और मानवीय संबंध बने रहे। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या है, इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। तो सबसे पहला, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए, युद्धों को रोकने के लिए, सहयोग और विकास के लिए। ठीक है, इन तीनों चीजों के लिए। इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं कि किस लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ बेसिकली बना कैसे हमारे माइंड में ये आया कि भाई हमें एक यूएनओ बनाना है या संयुक्त राष्ट्र संघ बनाना है। ठीक है, तो हम ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो कैसे बना आपका यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना, तो सबसे पहले हम लीग ऑफ नेशंस की बात करते हैं। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा रहे थे, लीग ऑफ नेशन कहाँ से आ गया, लीग ऑफ नेशंस कहाँ से आ गया। तो लीग ऑफ नेशंस की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का के पिताजी थे। ठीक है, मतलब जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो हम नहीं चाहते थे कि दूसरा भी हो कभी। ठीक है, तो वो दूसरा ना हो, इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए ही हमने मतलब एक संगठन की नीड हमें महसूस हुई तो हमने लीग ऑफ नेशंस बनाया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। लेकिन वो उतना सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ, क्योंकि उसका परिणाम आपने देखा ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। ठीक है, तो जब वो एक संगठन बनाने के बावजूद भी हमारा विश्व युद्ध हुआ है, तो यानी कि उसकी सफलता वो सफल नहीं, और हमें एक अच्छे और बेटर इंस्टीट्यूशन की या ग्रुप की जरूरत है। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन जो है वो बनता है। ठीक है, लीग ऑफ नेशन बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन उसके कई कारण थे उसके विफल होने के, क्योंकि उसमें बहुत सारे देश तो शामिल ही नहीं हुए थे। अमेरिका जैसा देश उसके अंदर शामिल नहीं था। ठीक है, तो आप सोचो फिर क्या ही होगा, है ना। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध में आपका जर्मनी वगैरह थे, ये भी इससे दूर रहे। क्यों, क्योंकि उनको तो भाई जर्मनी को तो बदला लेना था अपना। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन जो है वो विफल हो गया, यानी कि काम नहीं कर पाया ठीक तरीके से, और वो युद्ध को नहीं रोक पाया। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। ठीक है, कोशिश की गई कि हम एक संगठन बनाया भी गया, लीग ऑफ नेशन बना, लेकिन वो नहीं चल पाया। ठीक है, और चल नहीं पाया, द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया, उसमें असफल रहा, जिसकी वजह से हमें लगा कि नहीं, अब हमें एक नए और एक अच्छे और एक बेटर संयुक्त एक संघ की या एक यूनाइटेड नेशन की या एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। ठीक है, जो सारे विवादों को सुलझाए और एक बेहतर तरीके से काम करे। ठीक है, तो जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपका चल रहा था, ठीक है, उसी के दौरान हमने सोच लिया था कि अब जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हम कोई संगठन बनाएंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1945 में 24 अक्टूबर को 1945 में 51 देशों ने, ठीक है, इसके संस्थापक देशों की संख्या आपसे अक्सर पूछी जाती है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना या उसकी स्थापना हुई तो उसके कितने संस्थापक देश थे, या उस पर कितने यूएन चार्टर पर कितने सदस्य देशों ने सिग्नेचर किए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने 51 इसके संस्थापक देश थे जिन्होंने किस पर हस्ताक्षर किए थे, यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। और 24 अक्टूबर 1945 को क्या बना था, आपका यूएनओ बना था। ठीक है, और 51 जो संस्थापक देश थे, ठीक है, उन्हीं में मतलब उनमें 51 संस्थापक देश थे। और उसके बाद
24 अक्टूबर 1945 को ये बन गया था। लेकिन बाद में क्वेश्चन ये भी आ जाता है हाँ आपका कि भारत ने इसकी सदस्यता कब ली थी, तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जैसे बना उसके बाद 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र में ये भी क्या हो गया, भारत भी हमारा शामिल हो गया। तो संस्थापक देशों में ही भारत का नाम भी आ ही जाता है, ठीक है। तो भारत ने इसकी सदस्यता ली 30 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कितने देश थे संस्थापक, 51 देश थे। किस चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे, यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने इसकी सदस्यता कब ली, तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने किसकी सदस्यता ली, यूएन की सदस्यता ली, ठीक है। यानी कि भारत भी सदस्य इसका बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही धीरे धीरे देश बढ़ते गए, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी रिसेंटली कितने देश हैं इसमें, तो रिसेंटली इसमें 193, वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, इसमें 193 इसके प्रेजेंट जो हैं मेंबर्स हैं, ठीक है। 193 यानी कि 193 सदस्य हैं इसमें अभी। और जो सबसे लास्ट में इसका जुड़ा है वो है आपका दक्षिणी सूडान, ठीक है। दक्षिणी सूडान या साउथ सूडान जो है 2011 में किसमें जुड़ा है, यूएन में जुड़ा है। तो अभी टोटल 193 इसके सदस्य हैं, ठीक है। इसके मुख्यालय की बात करें, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका हेड ऑफिस आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है। मोस्टली इसके जितने भी संगठन है ना उन सबके हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। बस एक है जिसका नहीं है, एक का नीदरलैंड में, बाकी सबके न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, कब बना, 24 अक्टूबर 1945, सदस्य देश 51 थे, यूएन चार्टर पर सिग्नेचर हुआ था। भारत ने इसकी सदस्यता 30 अक्टूबर 1945 को ली थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। अगर पूछा जाए अंतिम सदस्य कौन जुड़ा था, तो 2011 में दक्षिणी सूडान जुड़ा था। एक चीज और, अगर ये पूछा जाए कि किसका उत्तराधिकारी है ये, तो ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, अगले पे आए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। तो पहला जो अंग है इसका अगर हम बात करें वो है आपका महासभा या जनरल असेंबली जिसको बोला जाता है, ठीक है। महासभा या जनरल असेंबली। अब ये जो जनरल असेंबली है, ये जो महासभा है, एक तरीके से इसका पार्लियामेंट है, ठीक है। इसको पार्लियामेंट मान लो, ठीक है। इसमें कितने, इसमें आप अगर यूएनओ के सदस्य हैं तो आप ऑटोमेटिकली महासभा के सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। महासभा जो है वो वहां पर 193 देशों के सभी के जो प्रतिनिधि हैं वो बैठते हैं, ठीक है। तो इसमें किसके कितने सदस्य हैं, इसमें 193 सदस्य हैं टोटल। अगर 194 हो जाएंगे तो इसमें भी 194, मतलब जितने सदस्य यूएनओ में रहेंगे वो ऑटोमेटिकली महासभा के सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। एक देश का एक वोट काउंट होता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें बजट, नए सदस्यों को प्रवेश करना है, कोई भी नीतिगत मुद्दा है, कोई नीति बनानी है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने, तो उन सब की बातचीत, उन सबको कहाँ देखा जाता है, उन सबको देखा जाता है आपकी महासभा यानी जनरल असेंबली में ही देखा जाता है, ठीक है। तो कितने सदस्य हैं इसके, 193। अगर 194 हो गए हमारे सदस्य तो 20 में भी 194 हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें 193 सदस्य हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें सुरक्षा परिषद की, सिक्योरिटी काउंसिल की। तो सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी इसकी ही होती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनानी है, सुरक्षा बनानी है, तो उसके लिए सारा जिम्मा उसका किस पे है, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद है। और अगर देखा जाए तो यूएन की सबसे पावरफुल अगर कोई अंग है या पार्ट है तो वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल ही है, सुरक्षा परिषद है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज्यादा चीजें इसी के अंदर है जानने के लिए, तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। 15 सदस्य हैं जिनमें से 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य जो हैं वो जब से ये बना है तब से ही है, ठीक है। और आज तक उनकी सदस्य संख्या 5 ही है। लेकिन अस्थायी सदस्य जो थे पहले 5 या कुछ हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनको बढ़ाकर 10 कर दिया गया। 5 स्थायी सदस्य जो हैं वो हमेशा ही रहेंगे क्योंकि स्थायी हैं, लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल बाद इनका दोबारा से चुनाव होता है, ठीक है। कोई भी देश जो है वो ऐसे मतलब अभी 2 साल है तो दोबारा 2 साल के लिए चुनने के लिए उसको गैप की जरूरत है, ऐसे नहीं डायरेक्ट 4 साल के लिए कोई देश चुना जाए, ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है। और जो 5 सदस्य हैं इसके स्थायी, उनके पास क्या है, उनके पास वीटो पावर भी है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको डिटेल में हम आगे, मैंने एक टॉपिक डाला हुआ है पूरा सुरक्षा परिषद, तो उसमें हम देखेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो अभी इतना ही जान लो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाने के लिए इसकी जिम्मेदारी है इसकी, और 15 इसके सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, ठीक है। चलिए
उसके बाद बात करें आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद है तो इसका काम ऑब्वियस सी बात है आर्थिक और सामाजिक मुद्दे देखने का इसका काम है। तो आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और मानवाधिकार संबंधी मामलों का समन्वय, मतलब सारी चीजों को यही देखता है, बैलेंस करता है। आर्थिक मुद्दे हो, सामाजिक मुद्दे हो, पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे हो, मानवाधिकार से रिलेटेड मुद्दे हो, इन सब मुद्दों को देखता है, बैलेंस करता है कौन? आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें 54 सदस्य हैं और इन सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों का होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है अगला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आप कोई भी देशों के बीच में कोई कानूनी निपटारा करना है, मान लो कि विवाद नहीं सुलझाया जा रहा, कानूनी विवाद है कोई, ठीक है, उसका निपटारा करना है तो उसके लिए एक न्यायालय की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया। ठीक है, इसका मुख्यालय हेग में है, हेग नीदरलैंड्स में। और इसके अगर हम न्यायाधीशों की बात करें तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, सिर्फ यही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका जो मुख्यालय है वो हेग में है, हेग नीदरलैंड में। बाकी सबके मुख्यालय जितने भी अंग है, बाकी 5, उन सबके मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, अमेरिका न्यूयॉर्क में ही है। चलिए, अगला है आपका सचिवालय, सचिवालय या सेक्रेटरीट। तो जो आपका सचिवालय है, तो आपको पता है सचिवालय में क्या काम होते हैं, जो भी प्रशासनिक और दैनिक कामकाज के संचालन के जो भी चीजें हैं, जो भी ऑफिशियल वर्क एक तरीके से देखा जाए तो वो सब कौन देखता है? सचिवालय या सेक्रेटरीट देखता है। और इसका हेड कौन होता है? महासचिव, जो जनरल असेंबली का भी हेड होता है और इसका भी हेड होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसके जो महासचिव हैं वो आपके एंटोनियो गुटरेस हैं। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अगला है आपका न्यायसिता परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल, काउंसिल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे न्याय परिषद लिखा है, वैसे न्यायसिता भी बोलते हैं उसको। न्याय परिषद या न्यायसिता परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो ये जो आपका है ये 1994 में इसको क्या कर दिया गया था? इसको स्थगित कर दिया गया था, इसको टर्मिनेट कर दिया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको इन फ्यूचर इसको काम में नहीं लिया जा सकता। जब नीड होगी तो उसको वापस से काम में लाया जा सकता है। अभी फिलहाल 5 ही इसके जो अंग हैं वो काम कर रहे हैं। छठा अंग जो न्यायसिता परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, वो फिलहाल काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका काम ही ऐसा था। इसका काम था जो भी गुलाम देश है उनको स्वतंत्रता दिलाना। तो इसने क्या किया, इसने आखिरी जो आपका गुलाम देश था, औपनिवेशिक देश था पलाऊ, उसको स्वतंत्र कराने के बाद ये क्या हो गया था, एक तरीके से इसका काम ही नहीं बचा कोई, तो इसको यूएनओ ने टर्मिनेट कर दिया था कि अभी जब तक आपका काम नहीं है तब तक आप स्थगित रहिए, जब नीड होगी तो दोबारा से इस संस्था को या इस अंग को हम वर्क में ले लेंगे। ठीक है, तो 1994 पलाऊ की स्वतंत्रता होने के बाद ये इसका संचालन स्थगित हो गया था। ठीक है, तो कौन कौन से अंग हैं इसके, एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। सबसे पहला है आपका महासभा या जनरल असेंबली, उसके बाद है सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, उसके बाद है आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर है सचिवालय और न्यायसिता परिषद। ठीक है, तो 6 अंग हो गए। इन सब का काम क्या है ये सब मैंने आपको बता दिया। पार्ट 1 को हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट आगे हम देखते हैं पार्ट 2 में इसके आगे का कंटेंट है ना, और पार्ट 2 में इस चैप्टर को देखेंगे। अगर कोशिश करेंगे कंप्लीट होने वाला होगा तो कंप्लीट कर देंगे, और नहीं तो पार्ट 3 तक इसकी वीडियोज भी आपकी जाएंगी। ठीक है, तो पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर आप वीडियो के एंड तक आए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है, कंटेंट आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये चाहिए नोट्स तो ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको कमेंट में PDF लिखना है, तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।